गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डिफिनीशन क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोडक्शन वर्क, अगर आप प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो आपको देखना पड़ता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज अप टू ₹25 लाख इन योर इक्विपमेंट्स और मशीन, इट वुड बी योर माइक्रो एंटरप्राइजेस। इफ इट्स मोर देन 25 लाख बट up to 5 crore rupees, then it would be small enterprises, and if it's more than 5 crore but up to 10 crore rupees, it would be medium enterprises. तो जब अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ये क्राइटेरिया होगा। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सर्विस एंटरप्राइजेस, तो सर्विस एंटरप्राइजेस में जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो अप टू 10 लाख रुपीज़ अगर कोई इन्वेस्ट करती है एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इट वुड बी माइक्रो एंटरप्राइजेस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्मॉल एंटरप्राइजेस, देन द इन्वेस्टमेंट वुड बी मोर देन 10 लाख रुपीज़ बट लेस देन 2 crore rupees, मीन्स अप टू 2 crore rupees. Okay, but if we are talking about the medium enterprises, then their investment would be more than 2 crore rupees but up to 5 crore rupees. ठीक है, तो ये हमने एक क्राइटेरिया देखा कि अपॉन द इन्वेस्टमेंट अपन ने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया। तो इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या कोई इंपॉर्टेंस होती है क्या? तो अगर उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है तो उससे रिलेटेड अपन पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज द लेबर इंटेंसिव कैरेक्टर, मीन्स इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज दैट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज नीड मोर लेबर यूनिट, क्योंकि वो छोटे लेवल पे वर्क करती है। तो दे just more appropriate for solving India's acute problem of unemployment। इससे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन फैक्टर, मीन स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन विच हेल्प टू रिमूव द रीजनल डिस्पैरिटी। मतलब जो रीजनल इम्बैलेंस की कंडीशन होती है वो सॉल्व हो सकती है जस्ट बिकॉज हम छोटे लेवल पे क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। सो लो कैपिटल रिक्वायर्ड, वी नो कि यहाँ पे एक मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़ तक होता है। तो जो लो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स इट क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। So small industries provides the opportunity of self-employment to an educated person who are quickly start with their business with limited capital। अगर कोई इंसान है जिसके पास थोड़ा सा कैपिटल है, छोटे कैपिटल के अंदर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो इट क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मीन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैव अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी बियर्स विद द टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी पहले थी वो भी स्मॉल लेवल पे ही वर्किंग करती थी। तो फिर धीरे धीरे हम उसको क्या करते हैं, एडवांस करते जाते हैं। एडवांस करते जाते हैं आई मीन टू से कि उसका स्कोप बढ़ता जाता है। नो इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स, मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है इम्पोर्ट के लिए। रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल की नीड्स है, तो ये बेसिक लोकल रिसोर्सेज तो दे कैन ईजिली फुलफिल। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मशीन या कोई इंसेंटिव अपन उनको एक्स्ट्रा इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा वो इक्वल बेसिस पे हो जाएगा। मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज मोर इक्विटेबल देन केस ऑफ लार्ज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसके लिए ये एक एड या फिर एक कॉम्प्लीमेंट या एक समेशन का काम करती है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो उसके साथ लार्ज के साथ वर्क करती है, मीन्स बेसिकली। सो इम्प्रूवमेंट इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सिंपली वी कैन से कि एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो वी कैन से दैट इट रिड्यूसेस टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब दूसरे डोर भी अपने पास दूसरा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी ओपन हो जाता है एग्रीकल्चर के अलावा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन फ्री एंटरप्राइजेस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पॉल्यूशन फ्री एंटरप्राइजेस, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो छोटे लेवल पे वर्किंग करती है तो उनमें कोई इतना हैवी इक्विपमेंट या मशीनरी यूज़ नहीं होते या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड नहीं होती, तो ये थोड़ा सा कम पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की? तो वन इज फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी। ठीक है, मतलब कि द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइजेज इज मिजरेबल, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या वो उनका छोटे लेवल का काम होता है तो उनको क्या करता है, फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो फाइनेंसिंग के बेसिस पे ही अपना वर्किंग करते हैं। तो इस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होती है, स्मॉल लेवल पे जो वर्किंग करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके पास इतनी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, द स्मॉल एंटरप्राइजेज डू नॉट गेट रॉ मटेरियल डिजायर्ड क्वालिटी, उनको कभी कभी अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पर देयर रिक्वायरमेंट उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता। दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है
It is one of the general problem of that manufacturer of the goods that do not get the market immediately. उनको एक small level पे working करते हैं तो उनको proper market नहीं मिल पाता, तो that was one of the drawback. Next अपन बात कर सकते हैं luck of improved tool. luck नहीं है बेटा, ये lack है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, अपनी बुक में टाइपिंग मिस्टेक है. तो lack of improved tool and the scientific method, उनको ज़्यादा साइंटिफिक मैथड या वो रिसर्च डेवलपमेंट इस पर वर्किंग नहीं करते हैं, तो उनके पास थोड़े से टूल्स जो होते हैं वो थोड़े से इम्प्रूव नहीं होते. ठीक है, तो ये उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो इट इज़ वन ऑफ दी ड्रॉबैक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नेक्स्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब कि समटाइम दे वुड बी एबल टू मेक एडवांसमेंट या फिर वो अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने का बारे में सोचते हैं. सो इन द एब्सेंस ऑफ द डिजायर मॉडर्नाइजेशन, उनके पास इतनी टेक्निक्स, इतना मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं कर पाते. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं अनइक्वल डिस्पर्सल, मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट इक्वली डिस्पर्सिबल इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया. मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का स्कोप जो होता है कहीं किसी स्टेट में ज़्यादा है, कहीं किसी स्टेट में कम है, तो देयर वुड बी द अनइक्वालिटीज़. नेक्स्ट वी कैन से कि द कॉम्पिटिशन विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, अगर आप सोचो कि आप छोटे लेवल, एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो नॉर्मली 33% लेके आ रहा है, उसको आप बोलोगे डायरेक्ट 90% वाले से कम्पीट करो, कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा. तो वही होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू फेस कॉम्पिटिशन विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, और कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाता है. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट स्टैंडर्ड दैट मच. द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट स्टैंडर्ड इनफ एंड यूनिफॉर्म नहीं होते, सो दैट इज़ एन ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी मार्केटिंग को, या किसी भी अपनी जो स्मॉल स्केल प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती है उनकी मार्केटिंग से लेके प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सिकनेस, आपको बताया ही था मैंने, इंडस्ट्रियल सिकनेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड के कारण जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को शॉर्टेज होती है, तो वो सिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में चली जाती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, जो प्रॉब्लम हमारी इंडियन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है. तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये जनरली सारे पॉइंट्स का समेशन है, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ. वैसे आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आई हो गए होंगे प्रॉब्लम के अंदर, जनरल प्रॉब्लम. सो अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी कभी हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर है वो उस प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पाता, तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो होता है वो प्रॉब्लम करता है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में. नेक्स्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एज वी अर्लियर डिस्कस की कैपेसिटी मशीन की है 1 लाख यूनिट की, पर अपन 50,000 के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इट वुड बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज. नेक्स्ट, रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब कि कहीं कहीं किसी एरिया के अंदर किसी रीजन में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, बट इट्स नॉट इन ऑल एरियाज. ठीक है, जैसे गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, ये सारे कुछ है फ्यू स्टेट्स है जहाँ पे इंडस्ट्रियल का एडवांटेज होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, तो इक्वालिटी नहीं हो पाती है, रीजनल डिस्पैरिटी होती है. हाई कॉस्ट ऑफ लो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे पास जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, वो हाई होती है. सो इन कंपोजिशन टू द अदर कंट्रीज इंडियाज इंडस्ट्रियल गुड्स आर कॉस्टली एंड ऑफ लो क्वालिटी अच्छा नहीं होता, तो हम इतना प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, या फिर वो उसकी इतनी वैल्यू हमको रिकवर नहीं हो पाती. इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में अपन ने कहा था दैट द लिस्ट ऑफ सिक इंडस्ट्रीज वर वेरी लॉन्ग इन इंडिया. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो सिक होती हैं. ठीक है, तो वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू मेक एफर्ट की, जिससे कि थ्रू वो सिक इंडस्ट्रीज को हम क्या कर पाएँ, नॉर्मल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में लेके और वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कर पाएँ. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी जो लिबरलाइजेशन के बाद लिबरल पॉलिसीज है, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, इंकरेज करा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को. ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर. सो इट गिव्स राइजेस टू द डिस्पैरिटी ऑफ स्क्वायर डील्स मस्ट बी मेड विद ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर बैलेंस ग्रोथ. मतलब गवर्नमेंट का मेन फोकस था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए. तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि बिग इंडस्ट्रीज जो थी, बड़ी लेवल की इंडस्ट्रीज थी, उन पर तो प्रॉपर वर्किंग चल रही थी, उनका प्रोडक्शन अच्छा होता था, उनको इनकम भी जनरेट हुई थी, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इसके प्रॉपर नहीं हो पा रही थी. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इनसफिशिएंट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. एज वी नो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करा, इंडस्ट्रीज़ ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, बट इट वॉज नॉट दैट मच इनफ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हम सर्वाइव कर पाएँ. दैट वॉज सम ऑफ दी ड्रॉबैक. अब अपन पढ़ लेते हैं बेटा डिपेंडेंसी ऑन दी गवर्नमेंट. वी नो कि बहुत सारे हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो दैट इज वन ऑफ दी ड्रॉबैक, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा फोकस नहीं कर पाती थी. नेक्स्ट, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब कि हमारा जो कैपिटल लगाते थे, हम इन्वेस्टमेंट करते थे, वो इनपुट के साथ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो रहा था, या कैपिटल आउटपुट रेशियो जो था वो हाई था. इट इज़ रिमार्केबल दैट द फीचर्स ऑफ अवर इंडस्ट्री डेवलपमेंट दैट हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इंक्रीजिंग. इट मे बी ड्यू टू द हाई कैपिटल्स, इट मे बी ड्यू टू द हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यू यूनिट्स. जैसे हम कोई नई यूनिट सेटअप कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव लगा रहे हैं कैरेक्टर्स के अंदर. ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल का ज़्यादा
यूज़ करें। तो दीज वर सम ड्रॉबैक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्री का हम देख तो रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमको फेस करनी पड़ रही थी। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर विच इज़ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड होता क्या है? तो बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड, देन ट्रेड वुड बी द सम ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, ट्रेड दो चीज़ों को बोलते हैं, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी नोन एज ट्रेड। But if we are talking about the foreign trades, means there would be the buying and selling of goods and services in foreign। ठीक है, हम या तो फॉरेन में बाय से बाय कर रहे हैं या फिर फॉरेन को दे रहे, तो इट वुड बी नोन एज फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड्स मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू मेक परचेज, मीन्स वी कैन से कि इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, हम बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड तीन टाइप के होते हैं। वन इज इम्पोर्ट, मीन्स वी आर गोइंग टू टेक गुड्स ऑफ अदर कंट्री to our country। ठीक है, under its goods come from the other country। and export would be the reverse condition, means when going to sell the goods of our country to another country। फिर हम बात करते हैं इंटरपोर्ट के बारे में। तो इंटरपोर्ट इज अ कंडीशंस वेयर यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट गुड्स विद द पर्पज़ ऑफ फ्री एक्सपोर्टिंग इट। मतलब हमने कोई गुड्स को परचेज करा, इंपोर्ट करा, और हमने उसका पर्पज़ क्या था? एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, तो इट वुड बी नोन एज इंटरपोर्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या कोई ज़रूरत होती है फॉरेन ट्रेड की? तो देर आर सम फॉलोइंग पॉइंट्स विच शोज यू दैट देयर इज द नीड ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो वन इज दैट ऑल कमोडिटीज आर नॉट अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी। हर इकोनॉमी के अंदर हर प्रोडक्ट मिल जाए इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज़ फॉरेन ट्रेड। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया में मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो अमेरिका में नहीं मिलते, तो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट वी कैन से कि ईच कंट्री वांट्स टू अचीव स्पेशलाइजेशन। हर इकोनॉमी चाहती है कि उसको स्पेशलाइजेशन हो प्रोडक्शन के अंदर, इसलिए भी फॉरेन ट्रेड का एग्जिस्टेंस हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन कॉजेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या क्या कॉजेज होते हैं? तो कुछ कॉजेज हैं फॉरेन ट्रेड के होने के। तो वन इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या रीजन है? तो सबसे पहली चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होते। तो इफ देयर वुड बी द सम लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन वी कैन मेक इजीली प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड इन अवर कंट्री एंड मेक इट्स एक्सपोर्ट। अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं तो हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ईच कंट्री एंजॉय द स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। जैसे लाइक जापान की अगर अपन बात करते हैं तो जापान है स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जैसा आपको पता है जापान की बहुत सारी टीवीज वगैरह हैं। वेयर इज द जर्मनी इज इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, तो ऐसे हर इकोनॉमी का एक अपना एडवांटेज होता है, तो हम उस चीज़ का एडवांटेज का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, इसलिए ट्रेड का एक रिक्वायरमेंट हुआ। नेक्स्ट वेरिंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमको पता है कि दैट देयर आर वेरिएशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। हर इकोनॉमी की ग्रोथ अलग अलग टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मीन्स कोई सी इकोनॉमी बैकवर्ड होती है, कोई सी अंडर डेवलपिंग होती, कोई सी डेवलप्ड होती। सो द रेट एंड द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफर फ्रॉम नेशन टू नेशन। सो सम नेशंस आर एडवांस और कुछ डेवलपिंग होते, तो दैट्स वाई वी रिक्वायर दी फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। मीन्स कुछ कॉस्ट होती है, कुछ गुड्स होते हैं जिनकी कॉस्ट अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम होगी, बट दूसरी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है तो हाई होगी। ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हम हमारी इकोनॉमी में कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट होती है, इससे बेटर है कि हम इम्पोर्ट कर लें। ठीक है, तो दीज वर सम रीजंस बिहाइंड द फॉरेन ट्रेड। अब अपन पढ़ते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड और एडवांटेजेस से रिलेटेड अपन एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो वन इज अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल सी बात है कि फॉरेन ट्रेड के थ्रू हमको फॉरेन अर्निंग मिलती है। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वरना अगर हम सिर्फ अपने इकोनॉमी में बनाते रहेंगे तो बाहर हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि हमारे पास अगर कुछ रिसोर्सेज अच्छे हैं, सफिशिएंट है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जैसे फॉरेन करेंसी आती है और जैसे इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है बेटा कॉन्सेप्ट आ जाता है इंक्रीज इन वेल्थ का, मतलब हमारी वेल्थ भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वी कैन सी कि दैट देयर वुड बी द म्यूचुअल कोऑपरेशन, मतलब कि इट इंक्रीज द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द फीलिंग ऑफ द फ्रेटर्निटी। मतलब जो भी इकोनॉमीज है, जो भी दो इकोनॉमीज डील कर रही है ट्रेड के अंदर, दे वुड गेट म्यूचुअली कोऑपरेटेड विद ईच अदर। नेक्स्ट असिस्टेंस इन द कैलेमिटीज। कभी कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इसमें हमने कितनी इकोनॉमी को, कितनी कंट्री को कुछ दवाई सप्लाई करी है, तो वो एक तरीके से क्या करता है? असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कभी कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस। कभी अगर हमने कोई गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा? सरप्लस गुड्स भी यूटिलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, मीन्स देयर वुड बी द स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, अगर दोनों के बीच में प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग चल रही है तो। नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस। सिंपल सी बात है, वी कैन मेक इंडेक्स। हमारा इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स जो होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्रोग्रेस को जज कर सकते हैं और हम ग्लोबली एक दूसरी कंट्री से कनेक्ट भी कर पाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पोजीशंस ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इन 1991 की जो पॉलिसी थी।
तो आपको पता है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके पहले बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडिया को बहुत सारे गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, बट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग आउट गुड्स विच वी कैन ईजिली एक्सपोर्ट। तो फिर हमने धीरे धीरे हमारी पॉलिसीज चेंज की और हमने बनाया कि वी शुड हैव सेल्फ सफिशिएंट इनफ, हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या करते जाएंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान हमने जो 1948 से लेके 51 तक के जो टाइम पीरियड में प्लानिंग्स बनाई थी उससे रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है उसका क्रक्स से बेटा ये आप लोग पढ़ सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज का क्या बेनिफिट था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कंपोजिट की है, ठीक है। तो बेटा कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड मीन्स कि हमने जब बात की तो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स इंक्लूड ऑफ गुड्स ऑफ आइटम्स, जो भी आइटम्स आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से गुड्स को इंपोर्ट करना है, कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो इट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि थ्रू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स बोथ आर इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इम्पोर्ट्स एंड ग्रेटर देन दैट एक्सपोर्ट। हमको यह बात रखनी है कि पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा था कि हम इम्पोर्ट जो कर रहे थे वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू आवर एक्सपोर्ट, तो वी हैव टू मेक फोकस ऑन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट थिंग इज कि हम इम्पोर्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो वी हैव टू मेक सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट, जो भी गुड्स अपन इम्पोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ का अपन को क्या करना चाहिए, सब्सटीट्यूट अवेलेबल करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो मैनबीज की स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड था उसने हमारे इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया था, दैट व्हाट आवर द रीजंस या क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी उनकी जो उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर डिसाइड की थी। सो द फॉलोइंग वर द रीजन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट इट विल सेव्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो होगा वो क्या होगा, सेव होगा अगर हम गुड्स का इंपोर्ट नहीं करते बट सब्सटीट्यूट अवेलेबल करते तो इट विल क्रिएट प्रोटेक्टेड मार्केट एंड ग्रेट डिमांड, इससे हमारी इकोनॉमी में डोमेस्टिकली प्रोडक्ट की जो गुड्स की डिमांड होगी वो रेज हो जाएगी। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, इससे इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट विल बी हेल्पफुल इन बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, हमारी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होगा। दीज वर द सम स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड बाय इंडिया फॉर मेकिंग सब्सटीट्यूट ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के गुड्स का हमको क्या क्या सब्सटीट्यूट करना उससे रिलेटेड ये कुछ पॉलिसीज थी या रीजंस थे, स्ट्रेटेजी थे। नाउ लास्ट टॉपिक जो है वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स होते हैं। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, क्रिटिसिज्म हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। जस्ट लाइक देयर वाज इग्नोरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, हम सिर्फ इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट कर रहे थे। नेक्स्ट, इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर ग्रोथ, इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, फंडामेंटली आउटवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमीज गिव बेटर परफॉर्मेंस इन इनवर्ड, ठीक है। ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स इनवर्ड आउटवर्ड ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी विल नॉट लीड टू एफिशिएंसी, जो इनवर्ड आउटवर्ड की उन्होंने